नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 डेवलपमेंट एंड इट्स मेजरमेंट के नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। तो अभी तक के जितने भी वीडियो लेक्चर्स हुए उनमें हमने कौन कौन से टॉपिक्स को कवर कर लिया है। तो पहले 8 वीडियो लेक्चर के हम सारे के सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, जिससे मैंने डिटेल में आप लोगों को समझाया है। और इन सभी टॉपिक्स के वीडियो लेक्चर सेपरेट पार्ट्स जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, क्लास 10th इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में, आप वहां से जाके हर एक टॉपिक को डिटेल में समझ सकते हैं। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा 9th टॉपिक। इसमें हम लोग क्या समझेंगे, मॉडर्न मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक। तो इस वाले टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इसमें हम अलग अलग फैक्टर्स को और उठाएंगे, जैसे कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, जीवन का भौतिक गुणात्मक सूचकांक, इसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को पढ़ेंगे। उसके बाद रिवर पर कैपिटा जीडीपी को पढ़ेंगे। उसके बाद इनकम बेस्ड कुछ इंडिकेटर्स हैं, इनको पढ़ेंगे। उसके बाद नॉन इनकम बेस्ड कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, इनको पढ़ेंगे। इन सारे टॉपिक को पढ़ने के बाद हम ये समझेंगे कि कैसे ये सारे जितने भी फैक्टर्स हैं इतने इंपॉर्टेंट है आज के मॉडर्न युग में डेवलपमेंट को नापने का। ठीक है, कि कैसे किसी भी कंट्री को हम डेवलप कह सकते हैं, उनको हम किस तरीके से डिसाइड करेंगे। ये सारे फैक्टर्स को चेक करके डिसाइड करेंगे कि किस कंट्री में लाइफ इंडेक्स बढ़िया है, किस कंट्री की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का स्कोर बढ़िया है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को हम देखेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देर के चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो मॉडर्न मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास के आधुनिक माप। पहली इस हेडिंग को समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि आज के समय में किसी भी कंट्री को हम डेवलप कैसे कह सकते हैं। तो अगर किसी कंट्री को हम डेवलप कह रहे हैं तो उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, मतलब कौन कौन सी ऐसी चीजें उस कंट्री के अंदर होनी चाहिए जिससे हम उसको डेवलप कह सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए जब हम कहते हैं कि कोई स्टूडेंट ब्रिलियंट है, ठीक है, कोई स्टूडेंट क्लास में ब्रिलियंट है, तो कैसे हम पता लगाते हैं कि वो ब्रिलियंट है। हम ये थोड़ी देखते हैं कि सिर्फ वो पढ़ने में अच्छा है, हम बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स देखते हैं। उसका बिहेवियर देखते हैं, वो होमवर्क करके लेके आ रहा है कि नहीं लेके आ रहा है, ये हम देखते हैं। ठीक है, उसके टेस्ट के स्कोर्स देखते हैं। ठीक है, उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी देखते हैं। तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को देख के हम डिसाइड करते हैं कि हाँ ये स्टूडेंट ब्रिलियंट है, जबकि दूसरा स्टूडेंट ब्रिलियंट नहीं है। इसी तरीके से एक कंट्री डेवलप्ड है कि नहीं है, उसके कई सारे मेजर्स होते हैं, उसके कई सारे मापक होते हैं। ठीक है, तो आज हम उसी मापकों को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि कैसे कंट्री को डेवलप कह सकते हैं जबकि दूसरे को नहीं कह सकते। तो चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहली चीज जो हमारे पास आ जाती है वो आ जाती है PQLI। PQLI का मतलब क्या होता है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, शारीरिक जीवन गुणवत्ता सूचकांक। इसका मतलब क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ते पहले। इट मेजर्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन ए कंट्री बाय फोकसिंग ऑन बेसिक फिजिकल नीड्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये क्या चीज होता है, एक देश में जीवन की गुणवत्ता को मापता है जो बुनियादी शारीरिक आवश्यकताओं और जीवन मापकों पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, मतलब कि कुछ बेसिक चीजें हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, कुछ बेसिक फिजिकल नीड्स को हम चेक करते हैं और जिससे पता लगाते हैं कि एक देश के अंदर एक जो इंसान है उसकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसके जीवन का जो स्तर है वो किस लेवल पर है। ठीक है, ये हम पता लगाते हैं। तो अभी कौन सी चीजें हम इसमें चेक करते हैं वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका स्केल यूज किया जाता है कि मतलब कि एक तरीके से एक नंबर यूज किया जाता है। तो वो नंबर क्या चीज होता है देखिए। PQLI is measured on a scale from 0 to 100। 0 से 100 के स्केल पे हम इसको नापते हैं PQLI को। Where a higher score indicates the better quality of life। जहां पर 100 में से जितना ज्यादा हाई स्कोर होगा, इसका मतलब क्या है कि वो जो इसका मतलब क्या चीज है कि वो जो देश है, मतलब वो जो कंट्री है, वहाँ के लोगों का जीवन स्तर उतना ही बढ़िया है। ठीक है, और ये स्केल में ये जो नंबर है जितना कम होगा उससे इतना ही मतलब इतना आइडिया लगता है कि हाँ वो देश की जो कंडीशन है वो उतनी ज्यादा बेहतर नहीं है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड किए जाते हैं पहले हम ये देखते हैं। ठीक है, अब सब्जेक्ट जो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1, 1 साल की उम्र पर जीवन प्रत्याशा। इसका मतलब क्या चीज है, तो अभी हम समझेंगे इस चीज को, पहले ये देख लेते हैं। दूसरा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर, और तीसरा बेसिक लिटरेसी रेट, मूल साक्षरता दर। ठीक है, तो ये 3 चीजों को हम लोग नापते हैं। ठीक है, इन 3 चीजों के आधार पर ये 3 चीजें अगर जिस कंट्री के अंदर बेहतर होगी, हम कहेंगे कि वहां का PQLI स्कोर जो वो बहुत ही बेहतर आएगा। इसका मतलब क्या है कि वहां के लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है काफी ज्यादा बेहतर है। ठीक है, वहां की उस कंट्री को एक तरीके से डेवलप बोल सकते हैं, एक फैक्टर हो जाएगा। तो अब इस चीज को 1 बाय 1 समझते हैं कि क्या चीज होती है ये चीज। सबसे पहले हमारे पास आती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिकेटर। इसका मतलब क्या है, आयु प्रत्याशा संकेतक। इसमें क्या चीज होता है,
मेजर द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लाइव। इसमें ये नापा जाता है कि जन्म लेने के बाद, ठीक है, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो 1 साल के बच्चा कितनी लंबी उम्र तक जी सकता है, ठीक है, कितनी हायर एज तक वो जी सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिकेटर। हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी रिफ्लेक्ट्स बेटर हेल्थ केयर एंड लिविंग कंडीशन। अगर किसी भी कंट्री की हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मतलब कि 1 साल की उम्र के बाद जो बच्चा जितनी लंबी उम्र तक जिएगा, इसका मतलब क्या है, वहां की हेल्थ केयर सिस्टम बहुत बढ़िया है, वहां का एनवायरमेंट बढ़िया होगा, ठीक है, वहां की कंडीशन काफी ज्यादा बेहतर होगी, ठीक है। तो पहला सूचक तो ये आता है। अब जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसी कंट्री है जहां की जीडीपी बहुत बढ़िया है, नेशनल इनकम अच्छी है, पर कैपिटा इनकम अच्छी है, मगर वहां की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम है, यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है तो बहुत लंबी उम्र तक वो जी नहीं पाता, मान लीजिए 20, 25, 30 साल की उम्र तक जी पाता है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वहां की मेडिकल फैसिलिटी या तो बहुत खराब होगी, या हो सकता है वहां पे आतंकवाद बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, या हो सकता है कि वहां का एनवायरमेंट बहुत ज्यादा खराब होगा। तो अगर ये सारी चीजें किसी कंट्री की खराब है, इसका मतलब हम उसे डेवलप नहीं कह सकते ना। अगर किसी कंट्री के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या कि वहां की बहुत सारी चीजें बहुत बेहतर होंगी, मेडिकल फैसिलिटी बहुत बेहतर होगी, एनवायरमेंट बहुत बेहतर होगा, सुख शांति होगी, ठीक है, लोग अच्छे से जी रहे होंगे, इसका मतलब कि वो कंट्री डेवलप्ड है। अगर ये सारी चीजें नहीं होंगी तो मतलब वो कंट्री डेवलप नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को दर्शाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशो। अब दूसरी चीज हम देखते हैं जिसको हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जिसको हम लोग बोलते हैं शिशु मृत्यु दर। अब ये क्या चीज होता है, इस चीज को समझते हैं। तो नंबर ऑफ इन्फेंट्स डेथ पर 1000 लाइव बर्थ। देखिए, इन्फेंट मतलब होता है बच्चा, ठीक है, जो छोटा बच्चा होता है, छोटा शिशु होता है, उसको बोलते हैं इन्फेंट। तो हर 1000 बच्चे पर कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है जिनकी एज 1 होती है, ठीक है। तो 1 या 1 साल से कम उम्र के अंदर हर 1000 बच्चों पर, हर 1000 जो नए बच्चे जन्म लेते हैं उन पर कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है, इसके रेशो को हम लोग बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक देश है जहां पर 1000 बच्चों पर 10 बच्चों की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, मतलब जितने 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं उस पर 10 बच्चों की मृत्यु हो जा रही है। तो क्या चीज होगा, 10/1000, इसका जो रेशो निकालेंगे ये क्या चीज होगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 100:1 है, ठीक है। इसका मतलब ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया। इसका मतलब क्या कि हर 100 बच्चे पर एक बच्चे की क्या हो जा रही है, डेथ हो जा रही है, ठीक है। अभी क्या चीज दर्शाता है इससे, अब ये चीज देखेंगे, लोअर रेट्स इंटीग्रेट बेटर हेल्थ केयर ऑफ इन्फेंट्स एंड इंप्रूव लिविंग स्टैंडर्ड्स। बोला कि अगर ये जो डेटा होगा, ये जो आंकड़ा होगा जितना ज्यादा कम होगा, इसका मतलब है कि उस देश की हेल्थ कंडीशंस, हेल्थ फैसिलिटीज उतनी ज्यादा बेहतर होंगी। इसका मतलब क्या, अगर एक कंट्री है जहां पर हर 1000 में से मान लीजिए कि 50 बच्चों की डेथ हो रही है, और दूसरी एक देश है जहां पर 1000 में से सिर्फ 10 बच्चों की डेथ हो रही है, इसका मतलब क्या, जितनी ज्यादा डेथ कम होगी इसका मतलब क्या है कि उस देश की हेल्थ केयर फैसिलिटीज बहुत बेहतर हैं, ठीक है, वहां का एजुकेशन का लेवल बहुत ज्यादा बेहतर है। और जिस देश के अंदर जो डेथ्स हैं, हर 1000 बच्चों पर जो डेथ्स हैं वो जितनी ज्यादा होंगी, इसका मतलब क्या कि वहां की हेल्थ केयर सिस्टम बढ़िया नहीं है, ठीक है, वहां का एनवायरमेंट बढ़िया नहीं है, ठीक है, बच्चों की लाइफ ज्यादा डेथ हो रही है बच्चों की। तो इसका मतलब क्या है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का नंबर जो है जितना कम होगा जिस देश का, वो कंट्री उतना ही बेहतर परफॉर्म करेगी। और जिस देश का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का जो आंकड़ा है वो जितना ज्यादा होगा वो उतना खराब प्रदर्शन कर रही होगी, ठीक है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को भी डेवलपमेंट में शामिल किया जाता है। यानी अभी तक हमने 2 चीजें देखी। सबसे पहला चीज हमने क्या चीज देखा था, सबसे पहली चीज हमने देखी थी कि PQLI, यानी कि 1 साल की उम्र के बाद जो जितनी लंबा जीवन स्तर जीता है, यानी कि जितनी लंबी आयु जीता है, ठीक है, ये भी एक मॉडर्न मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक पहला चीज फैक्टर आ जाता है, ठीक है, पहला मेजर आ जाता है कि एक इंसान जन्म के बाद जितना लंबा जिएगा, जिस कंट्री में जितना लंबा जीते हैं तो वो बहुत भी बढ़िया माना जाता है। जैसे जापान के लोग बहुत लंबा जीते हैं तो वो उनकी डेवलपमेंट का एक मेजर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आ जाती है कि 1 साल की उम्र से कम कितने बच्चों की डेथ जाती है, कि हर 1000 में से। अब जितनी कम डेथ होगी उतना ही बढ़िया होगा, वो जो नेशन होगा उतना ही ज्यादा डेवलप कहलाएगा। और जहां जितनी ज्यादा डेथ होगी वहां पर वो नेशन की बहुत सारी कमियां यानी जाहिर होंगी, ठीक है। तो ये 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज हमारे पास आ जाती है बेसिक लिटरेसी रेट, यानी कि मूल साक्षरता दर। इसका मतलब क्या है, परसेंटेज ऑफ पीपल हु कैन रीड एंड राइट एट अ बेसिक लेवल। मतलब कि लोगों का वो प्रतिशत, मतलब कि इतने लोगों का वो प्रतिशत जो एटलीस्ट बेसिक लेवल का लिख सकते हैं और राइट कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो हायर लिटरेसी रेट सजेस्ट बेटर एजुकेशनल एक्सेस एंड क्वालिटी। इसका मतलब क्या है कि जिस देश की लिटरेसी रेट जितनी ज्यादा हायर होगी, इसका मतलब क्या है
वो ये दर्शाता है कि वहाँ की एजुकेशन जो क्वालिटी है और एजुकेशन तक जो पहुंच है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया लेवल पर है, ठीक है, एक देश के अंदर। अब देखिए, अगर लिटरेसी रेट किसी देश की खराब है, अगर लोग पढ़ लिख नहीं सकते, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लोगों के पास स्किल नहीं होगी, बेहतर स्किल नहीं होगी तो वो अलग अलग चीज़ों में इनोवेशन नहीं कर पाएंगे। अगर इनोवेशन नहीं कर पाएंगे तो ह्यूमन रिसोर्स का इस्तेमाल नहीं होगा ना। और जिस देश के अंदर ह्यूमन रिसोर्स का इस्तेमाल नहीं होता, उस देश के अंदर कितने भी रिसोर्सेज क्यों ना हो, वो देश डेवलप नहीं कर सकता। तो एज ए ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए किसी भी देश का लिटरेसी रेट का बेहतर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज आप देखिए, चाइना का लिटरेसी रेट बहुत बढ़िया, अमेरिका का लिटरेसी रेट बहुत बढ़िया, यूरोपियन देशों के बहुत सारे कंट्रीज का लिटरेसी रेट बहुत बढ़िया है। तो जिस देश का लिटरेसी रेट बढ़िया नहीं होता, वो देश तरक्की नहीं कर सकता। तो तीसरा फैक्टर क्या आ जाता है किसी देश को डेवलप कहने का, कि वहां का लिटरेसी रेट बढ़िया होनी चाहिए। पहला फैक्टर क्या चीज था? PQLI। दूसरा फैक्टर क्या चीज था? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और तीसरा फैक्टर क्या है? बेसिक लिटरेसी रेट। अब हम चौथी चीज की बात करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि मानव विकास सूचकांक, HDI जिसको हम बोलते हैं। अब ये क्या चीज है? इट मेजर्स अ कंट्रीज क्वालिटी ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन हेल्थ, एजुकेशन एंड एवरेज इनकम शोइंग ओवरऑल डेवलपमेंट। अब ये क्या चीज है? ये इस चीज को दर्शाता है कि एक देश की जीवन गुणवत्ता को स्वास्थ्य, शिक्षा और औसत आय के आधार पर मापता है, ठीक है। अब HDI किस बेस पर मेजर करता है? 3 चीजों के बेस पर, कि एक देश के लोगों के स्वास्थ्य यानी हेल्थ कितनी बेहतर है, ठीक है, दूसरी चीज एजुकेशन कितनी बेहतर है, और तीसरी चीज वहां की औसत इनकम यानी कि पर कैपिटा इनकम कितनी बेहतर है। अगर किसी भी कंट्री के जो लोग हैं वहां की उनके की हेल्थ, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम बेहतर है, इसका मतलब वहां का ओवरऑल HDI जो होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होगा, वो काफी ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। अब इस चीज को हम देखते हैं वन बाय वन करके। तो इंडिकेटर्स ऑफ HDI क्या है, कि मतलब कि HDI जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, किसी कंट्री का बेहतर होगा कि नहीं होगा, इसको कैसे नापते हैं? तो कुछ चीजों को देखा जाता है। सबसे पहले देखा जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ, यानी जीवन प्रत्याशा। इसका मतलब क्या चीज है? दिस मेजर्स हाउ लॉन्ग पीपल आर एक्सपेक्टेड टू लिव ऑन एवरेज। इसमें यह देखा जाता है कि एवरेज, औसतन, कि एक देश के लोग कितना लंबा जीवन जीते हैं जन्म लेने के बाद। और लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी शोज गुड हेल्थ केयर एंड लिविंग कंडीशन। मैंने पहले भी बताया कि अगर जो लोग जितना लंबा जीवन जी रहे हैं, इसका मतलब क्या दर्शाता है? कि वहां की हेल्थ केयर सिस्टम काफी ज्यादा अच्छी है, वहां की लिविंग कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल की बात हो रही है, जापान की एग्जांपल है कि जापान पीपल लिव ऑन एवरेज अप टू 84 ईयर विच शोज द कंट्री हैज एक्सीलेंट हेल्थ केयर। जापान में जो औसत लोग होते हैं वो 84 साल की एज तक जीते हैं, यानी कि उनकी हेल्थ केयर, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो काफी ज्यादा बेहतर है। इसका मतलब क्या है? कि वहां की हेल्थ केयर सिस्टम भी काफी बेहतर है। तो पहली चीज तो ये आ गई। और दूसरी चीज क्या चीज आ जाती है हमारे पास? एजुकेशनल अटैचमेंट इंडेक्स, यानी कि शैक्षिक उपलब्धि सूचकांक। इसमें क्या पता लगता है? दिस मेजर्स हाउ एजुकेटेड द पॉपुलेशन इज बेस्ड ऑन 2 फैक्टर्स। ये नापता है कि किसी देश की जनसंख्या कितनी शिक्षित है, और इसमें 2 कारक शामिल है, ठीक है। तो एजुकेशनल अटेनमेंट इंडेक्स में क्या चीज होता है? कि ये देखा जाता है कि एक देश की जनसंख्या कितनी ज्यादा शिक्षित है। अब इसमें 2 चीजें देखी जाती हैं। सबसे पहले क्या देखी जाती है? एडल्ट लिटरेसी रेट। और दूसरी चीज क्या देखी जाती है? ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। अब वन बाय वन करके इन दोनों चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अडल्ट लिटरेसी रेट क्या होती है? वह साक्षरता दर, द परसेंटेज ऑफ अडल्ट हु कैन रीड एंड राइट, मतलब कि एडल्ट की वो प्रतिशत, मतलब कि एडल्ट यानी कि जिनकी उम्र 15 साल या उससे ज्यादा हो चुकी है, ठीक है। इसमें ये देखते हैं एडल्ट की वो प्रतिशत जो कि पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। तो ये वयस्कों की वो प्रतिशत दर है जो पढ़ और लिख सकते हैं। एग्जाम्पल, इफ 99% ऑफ एडल्ट इन जर्मनी कैन रीड एंड राइट, इट शोज अ हाई लिटरेसी रेट। अगर इसमें एग्जांपल दे रहा है कि जर्मनी में जो क्या चीज है, 99% एडल्ट जो है वो पढ़ और लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? कि वहाँ की जो एडल्ट लिटरेसी रेट है काफी ज्यादा बेहतर है। इसमें एडल्ट लिटरेसी रेट में हम लोग देखते हैं कि 15 साल से नीचे, नहीं 15 साल या उससे ऊपर के कितने लोग पढ़ लिख सकते हैं, उनको हम बोलते हैं, जितने लोग पढ़ लिख सकते हैं वो एडल्ट लिटरेसी रेट के अंडर में आ जाते हैं। 15 साल से कम उम्र वालों को इसमें नहीं देखा जाता, ठीक है। दूसरी चीज क्या देखी जाती है इसमें? ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, यानी कि सकल नामांकन अनुपात। इसमें क्या चीज होता है? द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन एनरोल्ड इन स्कूल फ्रॉम प्राइमरी टू हायर एजुकेशन। इसमें स्टूडेंट्स का वो परसेंटेज देखा जाता है कि कितने प्रतिशत लोग, जो बच्चे हैं, चाहे वो प्राइमरी में पढ़ते हो, चाहे वो सेकेंडरी में पढ़ते हैं, चाहे वो हायर एजुकेशन में पढ़ते हो, इन तीनों ही सेक्टर में कितने जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं, ठीक है। इनके जो रेशियो को हम लोग बोलते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। इसका मतलब एक एग्जांपल के जरिए समझिए कि मान लीजिए कि
एक एरिया है और मान लीजिए कि एक एरिया है और इसकी पॉपुलेशन है 50, ठीक है। और ये जो बच्चे हैं, मान लीजिए सभी 50 बच्चे हैं 15 साल या इसकी उम्र के ऊपर है, यानी कि ये लोग मान लीजिए कि सेकेंडरी लेवल पे आ जाते हैं। तो 50 बच्चे हैं इस एरिया के अंदर और 50 के 50 स्कूल जाते हैं। इसका मतलब क्या है, 50 ही बच्चे और 50 के 50 स्कूल जाते हैं, यानी कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो कितना हो गया, यानी कि जितने टोटल उस एरिया में बच्चे हैं उन टोटल बच्चों में से कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक है। अगर 50 बच्चे हैं तो 50 के 50 स्कूल जाते हैं। इसका मतलब क्या चीज है, जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है वो कितना आएगा, 100% आएगा, मतलब कि सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। अगर ये मान लीजिए 25 बच्चे जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो कितना है, 50% है। तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो तीनों स्तर पर, चाहे प्राइमरी हो, चाहे हायर एजुकेशन, चाहे सेकेंडरी लेवल पर, जितने ज्यादा बच्चे एनरोल होंगे ये ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। इससे पता लगता है कि बच्चों को जो शिक्षा की अपॉर्चुनिटी है सभी को मिल रही है, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा मेजर होता है एक देश को डेवलप कहने का। एग्जाम्पल के लिए, इन फिनलैंड ऑलमोस्ट ऑल चिल्ड्रन आर एनरोल्ड इन स्कूल शोइंग द एजुकेशन सिस्टम इज वेरी एक्सेसिबल। तो फिनलैंड के एग्जाम्पल लिया जा रहा है। फिनलैंड में लगभग सभी जो बच्चे हैं वो एनरोल्ड हैं स्कूल में, ठीक है। और ये क्या चीज दर्शाता है, वो फिनलैंड की एजुकेशन सिस्टम को दर्शाता है कि कितनी ज्यादा एक्सेसिबल है, यानी कि बच्चों की पहुंच के अंदर है, ठीक है। तो ये चीज देखी जाती है। अब नेक्स्ट चीज के हम लोग बारे में बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं रियल पर कैपिटा जीडीपी। अब रियल पर कैपिटा जीडीपी क्या चीज होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। अब ये क्या चीज होता है, इट टेल अस हाउ मच मनी ऑन एवरेज ईच पर्सन इन ए कंट्री मेक्स इन ए ईयर। अब इसमें ये बता रहा है कि एक देश के अंदर औसतन एक जो व्यक्ति है वो साल भर में कितना पैसा बनाता है, कमा लेता है, ठीक है। इट ऑल्सो कंसिडर द राइज इन प्राइसेस ओवर टाइम, और समय के साथ साथ जो प्राइसेस बढ़ भी जाते हैं उस चीज को भी इसमें काउंट किया जाता है, ठीक है। सो इट शो द रियल वैल्यू ऑफ मनी पीपल एंड, तो ये एक लोगों के रियल वैल्यू को दिखाता है। मान लीजिए कि एक देश की जीडीपी कितनी है, 100 रुपए है, ठीक है। देश की जीडीपी कितनी है, 100 रुपए है, और उसकी पॉपुलेशन कितनी है, 5 है। तो 5 को 100 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 20 रुपीज आएगा। तो 20 रुपीज में तो 20 रुपीज क्या हो गई, उस देश के लोगों की रियल पर कैपिटा जीडीपी हो गई, ठीक है। तो इसमें यह भी चीज देखी जाती है कि क्या जो व्यक्ति जिसकी पर कैपिटा जीडीपी जितनी है लोगों की, ठीक है, क्या वो चीजों को खरीद भी सकते हैं कि नहीं खरीद सकते हैं। देखिए, रियल पर कैपिटा जीडीपी ज्यादा हो जाने से ये नहीं होता कि मान लीजिए कि किसी कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम है ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि देश तरक्की कर रहा है, क्योंकि इसमें एक चीज और शामिल की जाती है। जैसे मान लीजिए कि एक चॉकलेट जो है वो 5 रुपए में आती है, ठीक है। एक चॉकलेट 5 रुपए में आती है और आपके पास आप 10 चॉकलेट आप खरीदने के लिए जा रहे हो, तो 10 चॉकलेट आप खरीदने के लिए जा रहे हो तो 5 रुपए के हिसाब से आपको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, 50 रुपए पे करने पड़ेंगे। तो एक चॉकलेट की कीमत 5 रुपए और आपने 10 चॉकलेट खरीदनी है, तो 5 गुना 10 कितने रुपए कीमत हो जाएगी, 50 रुपए चॉकलेट हो जाएगी। अब मान लीजिए कि अब 50 रुपए में आपने 10 चॉकलेट खरीद ली, लेकिन मान लीजिए इस चॉकलेट की प्राइसेस बढ़ के हो गए 10 रुपए, 5 रुपए से इस चॉकलेट की प्राइस कितने हो गए, 10 रुपए हो गए। तो अब बताइए, अब मान लीजिए आपके पास 50 रुपए ही है, तो आप कितने चॉकलेट खरीद पाएंगे, तो आप मैक्सिमम कितने रुपए खरीद पाएंगे, आप 10 गुने 4 यानी 40, यानी कि सिंपल सी आप सिर्फ 4 चॉकलेट ही खरीद पाएंगे। क्यों, क्योंकि प्राइसेस में वृद्धि हो गई। तो इसमें यह भी चीज देखी जाती है, इसमें क्या चीजें देखी जाती हैं कि भले आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ गई है, लेकिन क्या आपकी जो खरीदने की परचेजिंग पावर है वो घटी है कि बढ़ी है। तो देखिए, क्योंकि महंगाई बढ़ गई, 5 रुपए का चॉकलेट था, 5 रुपए का चॉकलेट बढ़ के हुए 10 रुपए का हो गया। अब पहले 5 रुपए का चॉकलेट था, अगर आपके पास 50 रुपए हुआ करते थे तो आप 10 चॉकलेट खरीद सकते थे, ठीक है। लेकिन अगर अभी भी आपके पास 50 ही रुपए हैं तो आप सिर्फ 4 चॉकलेट खरीद पाएंगे। क्यों, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया है। तो यही चीज बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन को भी शामिल किया जाता है पर कैपिटा जीडीपी में, कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ी है घटी है तो आपके परचेजिंग पावर पे भी क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये चीज देखी जाती है। तो अब हम बात करते हैं इनकम बेस्ड इंडिकेटर्स की। तो अभी तक यहां तक के टॉपिक में हमने क्या क्या समझा, यहां तक के टॉपिक में हमने जो जो चीजें समझी है मॉडर्न मेजर्स ऑफ डेवलपमेंट में, हमने पीकेएलआई को समझा था कि कितने फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ठीक है, कि इसमें हम कुछ चीज़ों को शामिल करते हैं, कि कुछ फिजिकल नीड्स को शामिल करते हैं जिससे हम ये पता लगाते हैं कि लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड कितनी बेहतर है। इसमें हम स्केल का यूज़ करते हैं 0 से 100, जिस कंट्री का स्केल जितना बेहतर होगा वो उस कंट्री की डेवलपमेंट रेशो भी उतनी बेहतर होगी।
इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल थे? इसमें 3 सब्जेक्ट शामिल थे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द एज 1 कि 1 साल की उम्र के बाद कितना लंबा लोग जीवन जीते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कि मतलब 1 साल से कम, 1 साल या उससे कम उम्र के कितने बच्चों की डेथ हो जाती है पर 1000 बच्चों पर। और बेसिक लिटरेसी रेट मतलब कि कितने प्रतिशत लोग जो ऐसे हैं जो बेसिक पढ़ और लिख सकते हैं। ठीक है, इन सारी चीजों को हमने देखा था। तो इसके बाद हमने HDI के बारे में पढ़ा था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। ठीक है, तो अब हम बात करने जा रहे हैं इनकम बेस्ड इंडिकेटर्स के बारे में, यानी कि आय आधारित सूचक के बारे में। अब यानी कि ऐसे इंडिकेटर, इनकम बेस्ड इंडिकेटर्स का एक तरीके से ये भी मतलब हो गया कि किसी देश को हम इनकम के बेसिस पर किस तरीके से डेवलप कह सकते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं? तो सबसे पहली चीज आ जाती है पर कैपिटा इनकम। ठीक है, सबसे पहली चीज आ जाती है पर कैपिटा इनकम। दूसरी चीज आ जाती है पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। तो पर कैपिटा इनकम के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये क्या चीज होती है। एवरेज इनकम अर्न बाय ईच पर्सन इन ए कंट्री, कि एक देश के अंदर औसत जो एक व्यक्ति है वो कितना पैसा कमा रहा है। कि एक देश की पॉपुलेशन मान लीजिए 5 है और ये 5 लोग मिलकर कमा रहे हैं 100 रुपए, तो पर कैपिटा इनकम की इनकी कितनी होगी? 100 को 5 से डिवाइड कर दिया 20 रुपीज, तो 20 रुपीज क्या होगी? पर कैपिटा इनकम। तो जिस देश की पर कैपिटा इनकम जितनी बेहतर होगी, ठीक है, वहां के लोगों की जो लाइफ की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा उतना बेहतर होगा। उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज, एजुकेशन का स्तर, अच्छा एनवायरनमेंट, ठीक है, बहुत सारी चीजें उन्हें बेहतर मिल जाएंगी, जिससे वो अपने आप को एक तरीके से बेहतर लाइफ जीने के लिए प्रोत्साहन दे सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो होती है पर कैपिटा इनकम। और दूसरी चीज क्या होती है? दूसरी चीज होती है पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब कि गरीबी रेखा के नीचे की संख्या। तो इसमें क्या आ जाती है? परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग बिलो द मिनिमम इनकम लेवल रिक्वायर्ड फॉर बेसिक नेसेसिटीज। तो मतलब कि क्या चीज है कि जब एक देश के अंदर लोगों को सही जिंदगी जीने के लिए एक बेसिक लेवल की, जो एक बेसिक नीड्स की जरूरत होती है, अगर वो चीज भी उनको अवेलेबल नहीं हो पा रही है तो हम बोलेंगे वो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। अगर वो सारी चीजें अवेलेबल हो जाएगी तो इसका मतलब पॉवर्टी लाइन के ऊपर है। ठीक है, तो जितनी ज्यादा प्रतिशत लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे होंगे, इसका मतलब क्या? उस देश की डेवलपमेंट का रेशो उतना ही नीचे आएगा। और जिस देश के लोग पॉवर्टी लाइन के जितना ऊपर रहेंगे, इसका मतलब क्या है कि वहां के लोगों को सहूलतें मिल रही हैं और वो लोग बेहतर लाइफ जी सकेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नॉन इनकम बेस्ड इंडिकेटर्स की, मतलब कि जिसमें इनकम को नहीं देखी जाती, बाकी अलग अलग चीजों को देखे जाते हैं। इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? सबसे पहले आ जाती है सेक्स रेशो, लिंग अनुपात। द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल इन अ पॉपुलेशन, हर 1000 पुरुष पर कितनी महिलाओं की संख्या, इसको हम लोग बोलते हैं सेक्स रेशो, लिंग अनुपात। अगर हर पर 1000 मेल्स पर फीमेल की संख्या जितनी ज्यादा होगी, इसका मतलब है कि वो देश तरक्की कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जितना एक मेल देश की तरक्की में योगदान देता है, उतना ही फीमेल भी योगदान देती है। अगर फीमेल्स की संख्या कम है, इसका मतलब क्या? बहुत सारी चीजों में हमारा देश पिछड़ा रह जाएगा। ठीक है, तो दूसरा है हमारे पास इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जिसको हम बोलते हैं शिशु मृत्यु दर। यह भी मैंने बता दिया था कि द नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ इन्फेंट्स अंडर 1 ईयर, कि 1 साल या उससे कम की एज में जितने हर 1000 बच्चों पर जितनी बच्चों की डेथ हो जाती है, उसको हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अगर जितने ज्यादा बच्चों की डेथ हो रही है, इसका मतलब है क्या है कि वहां की हेल्थ केयर सिस्टम अच्छी नहीं है। ठीक है, वहां की एजुकेशन का लेवल अच्छा नहीं है, वो देश तरक्की नहीं कर रहा है। ठीक है, डाउनफॉल में जा रहा है। तीसरी चीज क्या आ जाती है हमारे पास? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। अब ये क्या चीज आ जाती है? माता मृत्यु दर, द नंबर ऑफ मैटरनल डेथ पर 1 लाख लाइव बर्थ ड्यू टू प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉजेस। इसमें क्या आ जाता है? हर 1 लाख महिलाओं पर, हर 1 लाख महिलाएं जब बच्चे को जन्म देते समय, हर 1 लाख महिलाओं पर जितनी महिलाओं की डेथ हो जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, मान लीजिए कि हर 1 लाख महिला पर मान लीजिए कि 20 महिला की डेथ हो जाती है, इसका मतलब क्या है? और दूसरी तरफ हर 1 लाख महिला पर मान लीजिए 50 महिलाओं की डेथ हो जाती है, इसका मतलब है कि इस वाली कंट्री की जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है बेहतर है। ये इस दूसरी वाली कंट्री से क्या कहलाएगा? ज्यादा बेहतर कहलाएगा। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। अब हम नेक्स्ट चीज के बारे में बात करते हैं, लिटरेसी रेट, साक्षरता दर। इसमें क्या चीज होता है? द परसेंटेज ऑफ पीपल एज 15 एंड ओल्डर हु कैन रीड एंड राइट। इसमें क्या होता है कि 15 साल या उससे ज्यादा उम्र के कितने प्रतिशत लोग पढ़ और लिख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं लिटरेसी रेट। जिस देश की लिटरेसी रेट बढ़िया होगी वो देश तरक्की करेगा। मैंने आप लोगों को ये चीज पहले भी समझाया। ठीक है, तो नॉन इनकम बेस्ड इंडिकेटर्स पे हम लोग कौन कौन सी चीजें देखते हैं? सेक्स रेशो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और लिटरेसी रेट। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि एक एग्जांपल की। हमारे पास 3 एग्जांपल है, एक पंजाब का है, एक केरला का और बिहार का है। ठीक है, हम अलग अलग मेजर्स पे चेक करते हैं कि इन तीनों राज्यों में से किस राज्य को ज्यादा हम लोग बेहतर डेवलप मानेंगे। अब देखिए,
सबसे पहले हम देखेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बेसिस पर, यानी कि मतलब कि हर 1000 बच्चे पर एक साल या उससे कम उम्र के हर 1000 बच्चे पर कितने बच्चों की डेथ हो जाती है, इसको हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, अब देखिए पंजाब का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो 30 है। इसका मतलब क्या है कि हर 1000 बच्चे के जन्म पर 30 बच्चों की जो क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। जबकि केरला में सिर्फ 12 बच्चों की डेथ होती है और बिहार में 44 बच्चों की डेथ हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि जिस स्टेट में सबसे कम बच्चों की डेथ होती है वो ज्यादा डेवलप कहलाएगा। तो केरला में सबसे कम बच्चों की डेथ होती है, इसका मतलब क्या है कि वहां की हेल्थ फैसिलिटीज बहुत ही ज्यादा बेहतर है। ठीक है, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज बहुत बेहतर है, इसलिए वहाँ की कम बच्चों की डेथ होती है। तो केरला इस मामले में आगे है, पंजाब थोड़ा सा पीछे है और बिहार सबसे पीछे है। अब मदर मोर्टेलिटी रेट की बात करते हैं कि हर 1 लाख मदर्स में हर 1 लाख ऐसी स्त्रियां जो बच्चों को जन्म देती हैं और उस समय उनकी डेथ हो जाती है। अब ये आंकड़े में हर 1 लाख में से पंजाब में 155 महिलाओं की डेथ हो जाती है, केरला में 42 फीमेल्स की और बिहार में 219 की। अब इसमें भी देखिए सबसे कम डेथ कहां पर हो रही है, केरला में हो रही है। तो केरला जो है पंजाब और बिहार से ज्यादा बेहतर कंडीशन में। अब तीसरी चीज की हम बात करते हैं लिटरेसी रेट। 2011 की साक्षरता जो दर था उसके अनुसार क्या है, पंजाब में 75% लोग क्या चीज थे, पढ़े लिखे थे। केरला में 94% और बिहार में 61.8%। तो देखिए इस मामले में भी केरला आगे है। चौथा सेक्स रेशो, यानी कि हर 1000 मेल्स पर कितनी फीमेल्स की संख्या है, तो पंजाब में 895 है, केरला में 1084 है और बिहार में 918 है। इसमें भी देखिए केरला हमसे आगे निकल गया काफी। चौथी चीज पर कैपिटा इनकम की, तो पर कैपिटा इनकम के मामले में क्या चीज है, पंजाब में सालाना जो औसत व्यक्ति है वो 85,577 रुपए कमाता है, केरला में 1,08,147 और बिहार में 21,750 रुपए। तो देखिए इसमें भी केरला हमसे आगे निकल गया। तो ओवरऑल देखिए सिर्फ किसी भी राज्य को या फिर किसी भी कंट्री को सिर्फ इनकम के बेसिस पर डेवलप नहीं बोलते। ठीक है, अब यहाँ पे केरला देखिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भी हमसे आगे, मदर मोर्टेलिटी रेट में भी आगे, लिटरेसी रेट में भी आगे, सेक्स रेशियो में भी आगे, पर कैपिटा इनकम में भी आगे। इसका मतलब क्या है कि केरला ओवरऑल डेवलप्ड है। ठीक है, तो इस चैप्टर में ओवरऑल जो आपने एक चीज समझी वो समझी है कि किसी भी कंट्री को, अब किसी भी कंट्री के साथ आप पर्सन को भी ले लो, किसी भी कंट्री को, किसी भी पर्सन को डेवलप सिर्फ एक फैक्टर के बेसिस पर नहीं बोल सकते। एक किसी भी पर्सन को हम डेवलप तभी बोल सकते हैं जब बहुत सारी ऐसी चीजें हों जो उसके फेवर में हो, बहुत सारी चीजें जो बेहतर हो। ठीक है, बहुत सारे मेजर्स देखने पड़ते हैं, तब हम किसी को डेवलप बोलते हैं और किसी को डेवलप नहीं बोलते। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। तो इस चैप्टर में मैंने बहुत सारी चीजों के बारे में डिटेल में आप लोगों से बात की है, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी डिटेल में इस चैप्टर को कभी भी आपने पढ़ा होगा। तो अगर आप लोगों को ये सारे वीडियो लेक्चर्स बहुत ही समझ में आ रहे हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं, अगर आपको लग रहा है सच में आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो रही है, सीखने को सही मायने में मिल रहा है, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ अपने क्लास ग्रुप में इन लेक्चर्स को जरूर शेयर करें। ठीक है, तो इसी के साथ जो इस पूरे चैप्टर के जो नोट्स हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आपको अगर हर एक टॉपिक के पार्ट वाइज देखने हैं, हर एक टॉपिक की जो सेपरेट वीडियो लेक्चर देखने हैं, वो क्लास 10th की इकोनॉमिक्स प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर इस पूरे चैप्टर को वन शॉट में आप लोगों को देखना है तो वो क्लास 10th की इकोनॉमिक्स की वन शॉट फुल चैप्टर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।